अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन। हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। वेक्टर की दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है, एक में आंसर स्केलर आता है और एक में वेक्टर आता है। जिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर आता है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से आंसर फिर एक वेक्टर आ जाए तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और ऐसे दो वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर वेक्टर आता है, उन दो वेक्टर्स के दरमियान हमेशा हम क्रॉस लगाते हैं। इस क्रॉस की वजह से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पर ए बी साइन थीटा वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, जबकि एन यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। क्योंकि आंसर एक वेक्टर है तो वेक्टर होने की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस वेक्टर की है? जो ए क्रॉस बी करने से है, यानी ए क्रॉस बी करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो एक वेक्टर होगा। तो सबसे पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं उनका। मान लें कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और इन दोनों के दरमियान एक सर्टेन एंगल थीटा मौजूद है। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हम बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए के ऊपर, क्योंकि हम बी को उसको कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर रहे हैं। परपेंडिकुलर हम तभी ड्रॉ करते हैं। वेक्टर बी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक वो जो कि इस ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जिसको हम बी साइन थीटा कहेंगे, एक वो जो इस ए के अलॉन्ग होगा जिसको हम बी कॉस थीटा कहेंगे। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम साइन थीटा को डील करते हैं, इस वजह से हम सिर्फ साइन थीटा की बात करेंगे। और वो साइन थीटा जो है वो इस वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ए इंटू बी साइन थीटा आएगा। क्योंकि हमने इस बी के कंपोनेंट बनाया है, इस वजह से बी साइन थीटा आएगा। तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड जस्ट उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन बाद में समझाऊंगा आपको। तो ये ए क्रॉस बी का क्या आंसर आएगा? ए बी साइन थीटा। ये तो हो गया एक जनरल वे में। अब हम ए बी और थीटा की कुछ वैल्यू सपोज करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसकी। मान लें कि ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की 4 और एंगल इन दोनों के दरमियान जो है वो 30 डिग्री है, और जबकि इसका ये कंपोनेंट भी साइन थीटा है। फॉर्मूला हमने इसका अभी ड्राइव किया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इसी के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 5, बी की वैल्यू 4, जबकि थीटा की जगह पर 30 पुट करेंगे। 4 साइन 30 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी करने से जो नया वेक्टर आ रहा है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए करें, बी क्रॉस ए करेंगे तो फिर हम वेक्टर ए के हेड से बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि हम वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करेंगे। तो ए के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा और जबकि दूसरा उसके अलॉन्ग होगा। जो इस वेक्टर बी के अलॉन्ग होगा वो ए कॉस थीटा होगा, जो इस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा उसको हम ए साइन थीटा कहेंगे। तो ए साइन थीटा को हम डील कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बनेगा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी इंटू ए साइन थीटा। बी वो वेक्टर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए साइन थीटा वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी करने से ए बी साइन थीटा बना और बी क्रॉस ए करने से बी ए साइन थीटा बना। अब जो वैल्यूज हमने यहाँ पर सपोज की थी 4, 5 और 30, वही हम बी क्रॉस ए के लिए भी पुट करेंगे। जब हम बी की जगह 4, ए की जगह 5 और थीटा की जगह पर 30 पुट करेंगे तो तब भी आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। मतलब कि अगर हम ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम आ रही है। फर्क किस में आ रहा है? सिर्फ कंपोनेंट्स में फर्क आ रहा है। देखें, बी साइन थीटा कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 थी, जबकि ए साइन थीटा कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास 2.5 है। लेकिन एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो दोनों में सेम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहती है, चाहे हम ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन को समझने के लिए हमने किसी एक प्लेन के अंदर दो वेक्टर ले लिए ए और बी, और दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। अब मैंने कहा कि ये एक प्लेन है,
अब प्लेन के एक नॉर्मल मौजूद होता है, हर सरफेस का एक नॉर्मल होता है। ये इससे पहले एक लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी, जो कि उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जब हम a क्रॉस b करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा, मान लें कि उसको हमने c कह दिया। एक नया वेक्टर a क्रॉस b करने से एक नया वेक्टर c आता है। अब वो जो वेक्टर आता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वो एक वेक्टर आता है, वेक्टर आता है मतलब कि उसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड की तो हमने बात कर ली, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या उसकी डायरेक्शन को हम कोई भी डायरेक्शन सपोज कर लेंगे या उसकी डायरेक्शन फाइंड करने का कोई खास रूल है? बिल्कुल रूल है, उसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। अब राइट हैंड रूल क्या होता है, यहां से समझिएगा इस डायग्राम से। अगर हम a क्रॉस b करेंगे तो हम अपने राइट हैंड की जो फिंगर होंगे वो वेक्टर a के ऊपर रखेंगे और उसको मूव करेंगे वेक्टर b की तरफ। a क्रॉस b करेंगे तो फिंगर को रखेंगे किसके ऊपर? a के ऊपर, और उनको कर्ल करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड द वेक्टर b। अब वेक्टर b की तरफ जाने के दो पाथ हैं हमारे पास। एक तो ये है कि हम यहाँ वेक्टर a से b की तरफ इस डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, और दूसरा ये है कि हम यहाँ से डायरेक्ट a से b की तरफ जाएं। दोनों पाथ हैं b की तरफ जाने के वेक्टर a से, तो हम कौन सा चूज करेंगे? हम वो चूज करेंगे जिसमें एंगल स्मॉलर होगा। अब यहाँ से a से b की तरफ जाएंगे तो ये एक बड़ा एंगल बनता है, जबकि यहाँ पर एक छोटा एंगल बनता है, तो हम हमेशा छोटे एंगल से जाएंगे। यानी ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये ठीक तरीका है। ऑलराइट, हम क्या करेंगे? वेक्टर a से b की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करेंगे। जो थंब होगा वो वेक्टर c की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, यानी जो a क्रॉस b करने से जो आंसर आता है, वेक्टर एक आंसर आता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ इस केस में अगर हम अपनी फिंगर को इस वेक्टर a के अलोंग रखें और इसको मूव करें b की तरफ, तो जो हमारा थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि यहाँ रेड कलर के वेक्टर से शो किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि a क्रॉस b करने से जो हमारे पास वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो जिस डायरेक्शन में मूव करना है, यहाँ इसको मैंने एक एरो से शो कर दिया, आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी ये डायरेक्शन बनेगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर को मूव करने से जो इसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी। और साथ और एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो तीसरा वेक्टर होता है ये इन दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर ये एक प्लेन है और ये दोनों वेक्टर ए और बी इस प्लेन के ऊपर थे, ऐसे समझ लें जैसे कि एक बोर्ड के ऊपर मैंने दोनों ड्रॉ किए हुए हैं। एक बोर्ड के ऊपर दो वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये जो तीसरा वेक्टर है वो उससे बाहर की तरफ होगा, बोर्ड से बाहर की तरफ, यानी बोर्ड की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो तीसरा वेक्टर होता है ये इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हम a क्रॉस b 10n यूनिट वेक्टर मैंने लिखा है। 10 क्या है? ये जो नया वेक्टर a क्रॉस b से आंसर है उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 10 है, और उसकी जो डायरेक्शन है उसको मैंने n यूनिट वेक्टर कह दिया। अब ये किस वक्त आया? जब हमने a क्रॉस b किया। अगर हम b क्रॉस a करें, b क्रॉस a का मतलब यह है कि अब हम वेक्टर b से वेक्टर a की तरफ मूव करेंगे। अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर को रखेंगे वेक्टर b के ऊपर और उसको मूव करके लेके जाएंगे वेक्टर a की तरफ। अब इस सिचुएशन में भी b से a की तरफ जाने के दो पाथ हैं, एक ये वाला बाहर की तरफ, एक ये अंदर वाले। तो हम स्मॉलर एंगल को देखेंगे, दूसरे एंगल को हम चूज नहीं करेंगे। तो स्मॉलर एंगल के हिसाब से हम b से a की तरफ यहाँ से मूव करके आएंगे। जब हम अपनी फिंगर को b से a की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा थंब होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम b क्रॉस a करेंगे तो तब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी इन दोनों का जो आंसर है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। यानी जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस वक्त उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, डाउनवर्ड होगी इस प्लेन के। अब हमने a क्रॉस b और b क्रॉस a की वैल्यूज तो फाइंड की थी, उसकी मैग्नीट्यूड तो फाइंड की थी, जो कि दोनों केसेस में 10 आई थी। जब हमने a क्रॉस b किया तब भी आंसर 10 आया। मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो इसकी जो लेंथ है वो 10 आए। अब जब हमने b क्रॉस a किया तब भी आंसर 10 आया। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, लेकिन जब डायरेक्शन को हमने देखा तो एक की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो दूसरे की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। तो क्या ये जो आने वाला आंसर है वो दोनों में इक्वल है? क्योंकि ये आने वाला आंसर एक वेक्टर है, क्या मैं कह सकता हूं कि जो a क्रॉस b और b क्रॉस a में वेक्टर हैं वो इक्वल वेक्टर हैं? नहीं, इक्वल वेक्टर उस वक्त होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। इस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाती है जबकि डायरेक्शन सेम नहीं आती।
एक अगर पॉजिटिव है यानी अपवर्ड है तो दूसरी नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आ सकते। तो यहाँ इस वजह से इस बी क्रॉस ए में यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बता रहा है उसके साथ मैंने माइनस लगा दिया। अगर इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें, थोड़े से सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहा, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दिया और दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आता है। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल उस वक्त हो सकते हैं जब एक के साथ माइनस डायरेक्शन हो। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर मान लें कि ये एक वेक्टर है, इसकी यह डायरेक्शन पॉजिटिव है और उतना ही एक दूसरा वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो अगर इसको भी मैंने पॉजिटिव करना है तो इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा इसकी, यानी ये नेगेटिव है और दोबारा इसको नेगेटिव के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसको जब मैं नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी इसके साथ मैंने इसको दोबारा नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए उस वक्त इक्वल होंगे जब एक के साथ नेगेटिव का साइन होगा। अभी तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को समझ लिया कि ये होता क्या है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या चक्कर है और डायरेक्शन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, वो क्या होती हैं। फर्स्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव में मैंने बताया था कि अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करके लिखें तो तब भी आंसर सेम आता है। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों में आंसर सेम आता था, तो हमने कहा कि ये कॉम्यूटेटिव है। लेकिन क्या क्रॉस में ऐसा होता है, ए क्रॉस बी करने से और बी क्रॉस ए करने से दोनों में आंसर सेम आता है? क्योंकि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करने से वेक्टर आते हैं, क्या वो इक्वल वेक्टर होते हैं? अभी हमने पढ़ा वो इक्वल वेक्टर नहीं होते। मैग्नीट्यूड तो सेम आ जाती है लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं आती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी करें तो फॉर्मूले के हिसाब से ए बी साइन थीटा आएगा एन यूनिट वेक्टर। अब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा और साइन थीटा में ये जो थीटा होता है वो इन्हीं दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होता है वही होता है। तो अगर ये ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पर 90 पुट करेंगे तो साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 आएगा तो आंसर हमारे पास ए बी आएगा। तो यानी हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है उसका मैक्सिमम आंसर आता है। अब मैक्सिमम याद रखिएगा कि ये जो साइन थीटा होता है इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। साइन थीटा का कभी भी आंसर 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता और -1 से कम नहीं आ सकता। हमेशा इसका आंसर -1 और 1 के दरमियान में आता है। अगर आंसर 1 आ रहा है इसका मतलब ये है कि अब इसका ये मैक्सिमम आंसर है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्योंकि 90 करेंगे साइन 90 तो 1 आएगा, तो ये साइन का मैक्सिमम आंसर है। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यूनिट वेक्टर के केस में भी ऐसे ही होता है। यूनिट वेक्टर आई जे के जो कि डायरेक्शन बताते हैं हमें। अब क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से फिर से एक वेक्टर आता है और यूनिट वेक्टर भी तो वेक्टर ही है, तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो फिर एक वेक्टर आएगा, वो तीसरा वेक्टर होगा के, जो कि उन दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यही अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो आंसर आता है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके, जो कि के है। अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आई आएगा और अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर जे आएगा। अब ये इसको रटा नहीं लगाना, इसको समझने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर समझ लें पहले इसको कि जब हम करेंगे आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारे पास आंसर इस तरह से के आ रहा है। इसके लिए एक सर्कल बनाएं और सर्कल में इस डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एरो बना लें, जैसे यहाँ पे बने हुए एज इट इज़, और यहाँ पे लिखें आई जे के, तरतीब के साथ आपने इसको लिखना है। ठीक है, अब आप करें आई क्रॉस जे करें, यहाँ से आई क्रॉस जे, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है के, आंसर के आएगा। अगर आप जे क्रॉस के करेंगे तो नेक्स्ट आंसर आई आएगा और इसी तरह अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर इसका जे आएगा। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और असूल उसका क्या है, जैसे देखें आई क्रॉस जे करने का मतलब क्या होगा कि हम अपने राइट हैंड की फिंगर को आई के ऊपर रखेंगे और उसको जे की तरफ मूव करेंगे।
तो आई से जे की तरफ मूव करेंगे, जो थंब होगा वो के की तरफ होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो अपनी फिंगर को जे से के की तरफ लेके जाएंगे, जो थंब होगा वो इस आई के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से भी हम इसको बता सकते हैं। थर्ड है कि क्रॉस प्रोडक्ट टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर, यानी दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो वो उसका जो रिजल्टेंट है, जो उसका जो आंसर है वो एक नल वेक्टर आता है। अब अगर पैरेलल दो तरह से हो सकते हैं, यानी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है। अगर तो डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल 0 होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का वो ए बी साइन थीटा है। तो अगर हम थीटा पुट करेंगे या 180 डिग्री पुट कर देंगे, साइन 0 पे भी आंसर 0 है और साइन 180 पे भी आंसर 0 है। तो दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। अब आंसर 0 आ रहा है, दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए, इसका मतलब ये होता है कि वो एक नल वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वो एक नल वेक्टर आता है। ये हम पहले दूसरे लेक्चर में समझ के आए हैं। इसी तरह हमारे पास यूनिट वेक्टर के केस में भी होता है कि अगर हम आई क्रॉस आई करें, जे क्रॉस ये करें या के क्रॉस के करें, तो हमारे पास जो दरमियान में एंगल होता है वो 0 बनेगा या 180 बनेगा। अब एंगल 0 होगा तो हम आई क्रॉस आई, मतलब कि यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, तो हम आई क्रॉस आई यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा करेंगे। अब साइन थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पर 0 होगा और साइन 0, आंसर 0, तो पूरे का पूरा आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 आंसर आएगा, इसका मतलब हमारे पास नल वेक्टर आ रहा है। नल वेक्टर भी एक वेक्टर होता है जिसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से एक और बात आपने समझनी है कि अगर दो अलग अलग यूनिट वेक्टर होंगे तो उसका आंसर तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा, जो कि हमारे पास आई जे के है, याद रखिएगा। और अगर जब भी दो सेम यूनिट वेक्टर होंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर नल वेक्टर आएगा, मतलब कि 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट लेते थे तो आंसर 1 आता था, और दो अलग अलग वेक्टर यानी आई और जे का या जे और के और आई का, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो आंसर 0 आता था। ये बात आपने याद रखनी है। दोनों को कंपैरिजन करके चलेंगे तो आपको अच्छे से बातें याद रहेंगी। क्रॉस प्रोडक्ट में दो अलग अलग यूनिट वेक्टर का आंसर एक तीसरा यूनिट वेक्टर आता है, और दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आंसर 0 आता है हमेशा। ये बातें मैं इस वजह से बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार ये चीज़ें यूज़ होती हैं, क्वेश्चन के अंदर यूज़ होती हैं। हमने वेक्टर को आगे मल्टीप्लाई करना है और इतनी मल्टीप्लिकेशन आनी है इसकी कि जब तक हमें ये बातें, बेसिक बातें याद नहीं होंगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने मल्टीप्लाई करना किस तरह से। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी जिनको हम मल्टीप्लाई करें, जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो उनको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लें कि वेक्टर ए इसके कंपोनेंट हैं ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के, जबकि वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जी के। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर ये आएगा। अब मल्टीप्लाई करने का जो तरीकाकार है, दो तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि ए एक्स आई को लें, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई, ठीक है। फिर इसी तरह से बी वाई जे से, फिर इसी ए एक्स आई को बी जी के से मल्टीप्लाई करें, और इस तरह से जो हमारे पास आई क्रॉस आई आएगा वो 0 हो जाएगा और बाकियों का हम आंसर लिख लेंगे, यानी आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर के आ जाएगा। इस तरह से अभी हम ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक लेंथी मल्टीप्लिकेशन है। इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिख के। इस तरह से आप लिखें आई जे के, क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट रो होगी उसके अंदर हम आई जे और के लिखेंगे, सेकंड में हम कंपोनेंट लिखेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ पर स्मॉल लिखे हुए, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट आई के नीचे आएगा, वाई कंपोनेंट जे के नीचे, और जो जी कंपोनेंट होगा के नीचे। तो अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए के कंपोनेंट लिखने हैं, फिर बी के लिखने हैं। यहाँ पर ये बी एक्स, बी वाई, बी जी आ जाएंगे। अगर बी क्रॉस ए होता तो पहले बी के कंपोनेंट होते, बाद में ए के होते। ऊपर पहली रो के अंदर आई जे के ही लिखना है आपने। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, और आपने मैथ्स में डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो सीखा ही होगा, बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इस आई यूनिट वेक्टर को लेंगे, यानी इस फर्स्ट वाली टर्म को, इसकी रो भी छोड़ देंगे और इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, और जो बाकी होंगे उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और बाकी इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे।
फिर जब हम जे के लिखेंगे तो जे को लिखते वक्त दरम्यान में माइनस आएगा, क्योंकि पहला प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरतीब से चलते हैं। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखें जो ऊपर आंसर आ रहा था वही आंसर यहाँ पर भी आ रहा है। तो जो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है वो यही है कि हम वैक्टर को उनके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें जब वैक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे हुए होंगे। फिफ्थ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद ए एंड बी। अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर ए और बी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये तीसरा वेक्टर आया है जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसकी कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड भी होगी, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है इन दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनती है, मान लें कि ये वेक्टर ए और बी है, इन दो वेक्टर में यहाँ से और यहाँ से एक लाइन खींचकर दोनों को मिलाया तो यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। अब पैरेललोग्राम बन गई, इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, जो इसका एरिया होगा वो वही होगा जो तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर हमने कुछ वैल्यूज़ लेके सॉल्व किया था, तो हमारे पास इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आई थी वो 10 आई थी। इसका मतलब है इसका जो एरिया होगा वो 10 होगा, यानी जो तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है वो उन दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनती है उसके एरिया के इक्वल होता है। जैसे हमने ए क्रॉस बी किया था तो आंसर 10 आया था, तो 10 इस से जो पैरेललोग्राम बन रही है उसका एरिया होगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हमारे पास टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। यहाँ पर आर मोमेंट आर्म है, एफ फोर्स है और यानी टॉर्क है, ये भी वेक्टर है, ये फोर्स भी वेक्टर है और जबकि जो टॉर्क इससे आंसर आ रहा है ये भी एक वेक्टर है। तो ये क्या होते हैं, इसको बड़ी डिटेल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है कि फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ द चार्ज क्यू एंड वेलोसिटी वी इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है उस चार्ज के ऊपर और वो चार्ज किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन होता है ये भी असल में क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है कि वेलोसिटी v जिसके साथ वो पार्टिकल वो चार्ज मूव कर रहा है मल्टीप्लाई बाय b मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है और यहाँ से जब इनको q से उस चार्ज से मल्टीप्लाई किया जाता है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर फोर्स आता है और फोर्स फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच।